वीडियो में हम समझेंगे इटली के एकीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया और संपूर्ण घटनाक्रम को। तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा बता दें पहले इटली के बारे में। इटली 18वीं शताब्दी में एक भौगोलिक अभिव्यक्ति के रूप में ही था। तो छोटे छोटे अनेक राज्यों में बटा हुआ था। लगभग 1 दर्जन राज्य थे जहाँ पर अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी। तो ये वास्तविक रूप से इटली का उदय नहीं हो पाया था, बल्कि एक छोटे छोटे राज्य थे जिनको भौगोलिक रूप से जाना जाता था कि ये इटली है। अन्यथा एक इटली राष्ट्र के रूप में तब तक स्थापित नहीं हो पाया था। तो अब नेपोलियन के जो कार्य हैं वहाँ से शुरुआत होती है। नेपोलियन ने जब इटली के राज्यों पर अधिकार कर लिया तो उसने अलग अलग राज्यों को इकट्ठा करके 3 गणतंत्रों में बांट दिया और एक पर फ्रांस का प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया और 2 पर अपने प्रतिनिधियों का शासन स्थापित किया। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने अनजाने में ही इटली के एकीकरण की ओर एक कदम बढ़ा दिया और इटली के राज्यों को एकीकृत करके उनको 3 भागों में बांट दिया। यद्यपि नेपोलियन का कोई उद्देश्य इटली का एकीकरण नहीं था, बल्कि वो प्रशासनिक सहूलत की दृष्टि से, प्रशासनिक रूप से आसानी हो, प्रशासित करने में आसानी हो, इस वजह से उसने 3 गणतंत्रों में इटली के राज्यों को बांट दिया। आगे चल करके जब नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हुआ तो पतन होने के बाद वियना व्यवस्था के द्वारा फिर से पुरातन व्यवस्था लागू कर दी गई और इटली के जो पहले राज्य थे उन्हीं को फिर से स्थापित कर दिया और गणतंत्र व्यवस्था जो थी वो समाप्त कर दी गई। तो ये काम जितनी आसानी से हुआ उससे स्पष्ट हो जाता है कि किसी प्रकार का विशेष विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला जनता के द्वारा या किसी प्रकार का। तो विरोध प्रदर्शन अगर होता तो उससे पता चलता कि राष्ट्रवाद भी है, लेकिन चूंकि विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ और जितनी आसानी से काम संपन्न हुआ, फिर से पुरातन व्यवस्था लागू कर दी गई और छोटे छोटे राज्य जैसे पहले थे वैसे स्थापित कर दिए गए। उससे पता चलता है कि इटली में राष्ट्रवाद का उदय अभी तक नहीं, वास्तव में नहीं हो पाया था। तो अब आगे जो इसमें अगला स्टेप जो है वो है मेजिनी के द्वारा जो इटली का जो राष्ट्रवाद है उसकी संकल्पना को लोगों के अंतर्गत लोगों में प्रस्तुत करना और लोगों को इटली के राष्ट्र के विचार के प्रति जागरूक करना। तो मेजिनी प्रथम व्यक्ति था जिसने इटली राष्ट्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया, इसीलिए मेजिनी को इटली राष्ट्रवाद का मसीहा या प्राण माना जाता है। तो इटली के संदर्भ में मेजिनी के जो कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसने इटली जो राष्ट्रवाद है उसकी संकल्पना को सर्वप्रथम प्रस्तुत ही नहीं किया, अपितु अपने कार्यों के द्वारा यंग इटली का एक गठन किया, यंग इटली नामक एक संगठन स्थापित किया उसने और अपने लेखन के द्वारा और अपने कार्यों के द्वारा इटली राष्ट्र का जो विचार था उसको जनता के अंदर प्रसारित और प्रचारित किया। तो 1848 और 49 में जब यूरोप के अन्य देशों में भी कुछ क्रांतियाँ हुई तो इटली के राज्यों में भी कुछ राज्यों में इस प्रकार की गतिविधियां हुई जिससे ऑस्ट्रिया के आधिपत्य से मुक्ति हो सके। तो 1848-49 में सार्डिनिया के राजा चार्ल्स अल्बर्ट ने के नेतृत्व में ऑस्ट्रियाई आधिपत्य से मुक्ति के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा गया उसका फायदा उठा करके मेजिनी और उसके समर्थकों ने रोम के अंदर एक स्वतंत्र रोमन गणराज्य की स्थापना कर दी। लेकिन यूरोप के अन्य राष्ट्रों की तरह ही इटली में भी हर प्रकार के जो इस प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको दबा दिया गया, उनको कुचल दिया गया। तो एक प्रकार से ये सब कुछ जो इटली का एकीकरण का अभी तक के जो प्रयास है उनको निष्फल बना दिया गया। तो इन सब लेकिन ये जो अभी तक की असफलताएं थी इनसे कुछ चीज़ें स्पष्ट हो गई। पहली बात स्पष्ट हो गई कि जो इटली का एकीकरण है वो सार्डिनिया के नेतृत्व में ही संभव है, क्योंकि सार्डिनिया ही एक ऐसा राज्य था जो इटली का एकीकरण चाहता था। अन्यथा जो अन्य राज्य थे वो चाहते थे कि इटली का एकीकरण ना हो ताकि उनका अस्तित्व बना रहे और वो पहले की तरह ही राज करते रहें, क्योंकि इटली का एकीकरण होगा तो उनका राज्य समाप्त हो जाएगा और उनका शासन भी समाप्त हो जाएगा, इसलिए वो इटली के एकीकरण के विरोधी थे। तो ये स्पष्ट हो गया कि सार्डिनिया के नेतृत्व में ही संभव होगा। दूसरी चीज़ जो स्पष्ट हो गई इसमें ये हो गई कि ऑस्ट्रिया की आधिपत्य से मुक्ति के बिना, उनका जो प्रभाव है ऑस्ट्रिया का, उससे मुक्ति पाए बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। तीसरी बात स्पष्ट हो गई कि चूंकि सार्डिनिया कमजोर है तो विदेशी सहायता, विदेशी मदद के बिना इटली का एकीकरण काफ़ी मुश्किल होगा, यानी कि विदेशी सहायता की इसमें आवश्यकता होगी। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद हम अगला स्टेप इसमें बताएंगे। 1851 में काबूल की सार्डिनिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के रूप में, जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। तो काबूल का प्रधानमंत्री बनना सार्डिनिया का, तो काबूल एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत योग्य था। उसने जल्द ही सार्डिनिया को एक आर्थिक शक्ति में बदल दिया और वहाँ का जो घाटे का बजट था वो भी संतुलित हो गया और वहाँ पर जो है इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी हो गई। तो आर्थिक शक्ति में उसने सार्डिनिया को शीघ्र ही अपने जो सुधार योजनाएं थी उनके माध्यम से परिवर्तित कर दिया। अब आर्थिक शक्ति को सैनिक शक्ति में परिवर्तित करने के लिए काबूल ने लामोर मोरा नाम के एक व्यक्ति को सेनापति के पद पर
जो उनकी नियुक्ति थी, तो उनके माध्यम से, उनकी मदद से सार्डिनिया को एक सैनिक शक्ति के रूप में शीघ्र ही परिवर्तित कर दिया और लगभग 90,000 रुपए की आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित सेना तैयार कर ली गई। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो काबुल ने कूटनीतिक कदम उठाया क्रीमिया की लड़ाई में। तो क्रीमिया की जो लड़ाई है वो चल रही थी काला सागर के तट पर, जिसमें रूस, तुर्की, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों के हित जुड़े हुए थे। इसमें ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं रूस के विरुद्ध युद्ध कर रही थी, तो ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं के लिए की हेल्प के लिए काबुल ने अपनी सेना को भेज दी। काबुल का विचार था कि जब युद्ध के बाद जो विजेता राष्ट्र हैं वो इटली के परिषद पर अवश्य विचार करेंगे, उनको उनकी सहानुभूति हमें मिल जाएगी। तो काबुल ने ये सोच करके वहां पर भेज दी और ऐसा ही हुआ। जब युद्ध के बाद पेरिस में सम्मेलन बुलाया गया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने काबुल को वहां पर पेरिस के सम्मेलन में आमंत्रित किया। ये सार्डिनिया और काबुल को एक औपचारिक सहमति थी यूरोप के बड़े राष्ट्रों के द्वारा। तो काबुल को वहां पर मौका मिल गया इटली की समस्या को प्रस्तुत करने का, और उसने इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। उसके एक कूटनीतिक कदम से इटली की समस्या पूरे यूरोप की समस्या बन गई, और जो ऑस्ट्रिया से शत्रुता रखने वाले, जो उससे दुश्मनी रखने वाले जो राष्ट्र थे, यूरोपीय राष्ट्र थे, उनकी सहानुभूति इटली सार्डिनिया को प्राप्त हो गई और ब्रिटेन और फ्रांस का सहयोग भी प्राप्त हो गया। और इसी एक घटनाक्रम से ऐसा एक माहौल बना, ऐसा एक बैकग्राउंड तैयार हुआ जिसने आगे चल करके इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए कहा जाता है कि इटली का जो जन्म है वो क्रीमिया के कीचड़ में हुआ था। तो इसमें हम आगे बात करते हैं 1858 में। तो अब काबुल के पास एक सुसज्जित जो है आधुनिक सेना है। काबुल को यूरोपीय राष्ट्रों की सहानुभूति भी प्राप्त है, उनका सहयोग भी प्राप्त है कुछ, और जो ऑस्ट्रिया से शत्रुता रखने वाले राष्ट्र हैं उनका भी सहयोग प्राप्त है। तो अब काबुल की स्थिति जो है, सार्डिनिया की जो स्थिति है वो मजबूत है। तो अब काबुल ने जो है फ्रांस के साथ एक संधि की, और फ्रांस के साथ उस संधि का नाम है 1858 में की गई है प्लॉमवियर्स की संधि। इस प्लॉमवियर्स की संधि में तय पाया गया कि फ्रांस मदद करेगा जो इटली के जो राज्य हैं दो जिन पर आधिपत्य कर रखा है, लोम्बार्डी और वेनेशिया, जिन पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था, कि इनको जो है ऑस्ट्रिया से कब्जे से छुड़ाकर सार्डिनिया में विलय करने में फ्रांस मदद करेगा, और नीस और सवाया के जो प्रदेश हैं वो फ्रांस को दे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार की संधि हो गई, लेकिन फ्रांस ने शर्त रख दी कि जो युद्ध की शुरुआत है वो ऑस्ट्रिया की तरफ से होनी चाहिए। तो अब काबुल ने जो है अपनी सेना को जो है बाउंड्रीज पे भेज दिया, और उस प्रकार की गतिविधियां सेना ने वहां पर की, जिससे ऑस्ट्रिया को मजबूरन जो है युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। जैसे ही ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा की तो फ्रांस और जो सार्डिनिया की मिलीजुली सेनाएं थी उन्होंने साल्फेरिनो के युद्ध में 1859 में लोम्बार्डी से ऑस्ट्रिया को बाहर कर दिया, और वेनेशिया का पतन भी निकट आ गया, यानी कि वेनेशिया के ऊपर भी कब्जा होने ही वाला था। लेकिन ऐसे ही जो है जो इटली के जो राज्य थे उनमें विद्रोह भड़क गए, और उनकी डिमांड थी कि हमें सार्डिनिया के साथ विलय होना है। तो इससे फ्रांस के जो कैथोलिक थे वो नाराज हो गए, उन्हें डर हो गया कि कहीं रोम में जो ये पोप का जो साम्राज्य है कहीं उसको संकट उत्पन्न ना हो जाए। तो इसी से घबरा करके जब वहाँ के कैथोलिक नाराज हो गए, उनके नाराज होने से घबरा करके जो फ्रांस का शासक था उसने जो है काबुल को बताए बिना ही, सार्डिनिया की सहमति के बिना ही ऑस्ट्रिया के साथ बिया फ्रांका की संधि कर ली। इस बिया फ्रांका की संधि में तय पाया गया कि लोम्बार्डी पर अधिकार मान लिया जाएगा सार्डिनिया का ही, लेकिन वेनेशिया ऑस्ट्रिया के अधिकार में ही रहेगा। तो इस प्रकार की जो संधि हो गई, अब इसको मजबूरन जो है सार्डिनिया को भी स्वीकार करना पड़ा, चूंकि वो फ्रांस की शत्रुता या उसकी दुश्मनी भी मोल नहीं लेना चाहता था, और ऑस्ट्रिया के साथ अकेला युद्ध भी नहीं करना चाहता था। दोनों कंडीशंस में उसको मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता था। यद्यपि काबुल यहाँ पर युद्ध के पक्ष में था, लेकिन जो सार्डिनिया का शासक था उसने इसकी अनुमति नहीं दी, और उसने बिया फ्रांका की संधि को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लोम्बार्डी जो है वो सार्डिनिया को प्राप्त हो गया, लेकिन वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का कब्जा बना रहा। अब इसके बाद का जो स्टेप है वो है उत्तरी इटली के जो राज्य हैं। इटली आपको बता दें कि उत्तरी राज्य अलग हैं, बीच में रोम का ये पोप का साम्राज्य है, पोप का जो क्षेत्र है जिसमें पोप की सत्ता चलती थी वो बीच में है, और दक्षिणी राज्य अलग हैं। उत्तरी राज्य जो है इटली के और दक्षिणी राज्य उनमें संपर्क का अभाव है, और मध्य में जो है पोप का राज्य है। तो इस प्रकार की कंडीशंस थी। तो जो उत्तरी यहाँ पर राज्य थे इटली के, उनमें जो है क्रांति परिषदें स्थापित हो चुकी थी। उन्होंने जो है ये उनकी डिमांड थी कि हमें सार्डिनिया के साथ विलय करना है। तो अब काबुल ने यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस का सहयोग प्राप्त किया और उनसे सहमति प्राप्त कर ली, और ये निर्णय पाया गया इन सभी के आपस में बातचीत से कि अगर ये राज्य जनमत संग्रह के माध्यम से ये इस पक्ष में निर्णय देते हैं कि हमें सार्डिनिया में विलय किया जाए, तो उनको विलय कर लिया जाए। तो वहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया, और उसमें
पार्मा, टस्कनी, मोडेना, रोमेग्ना, ये जो राज्य थे उत्तरी इटली के, इन्होंने विलय के पक्ष में, सार्डिनिया के साथ विलय के पक्ष में अपनी सहमति दे दी। तो इनका जो है सार्डिनिया के साथ विलय कर लिया गया और वहाँ के शासकों को निलंबित करके उनका शासक जो राज्य क्षेत्र था वो सार्डिनिया में मिला दिया गया। इसके बाद उत्तरी ये इटली का एकीकरण होने के बाद क्या होता है कि 1859 और 60 का जो घटनाक्रम है, इसके बाद जो घटनाक्रम होता है वो दक्षिणी इटली का एकीकरण का है। तो दक्षिणी इटली के जो राज्य थे नेपल्स और सिसिली, वहाँ पर भी जो है क्रांति परिषदें गठित हो गई थी और उनकी भी डिमांड थी कि हमें भी जो है सार्डिनिया के साथ विलय किया जाए और वहाँ के जो शासक थे उनको निलंबित कर दिया जाए। तो ये कैसे हो, इसके लिए इसमें जो सबसे प्रमुख भूमिका निभाई वो एक सार्डिनिया के गणतंत्रवादी व्यक्ति थे गैरिबाल्डी, उनका इसमें योगदान रहा। तो वो उन्होंने 1848 और 1849 की क्रांति में भी योगदान दिया था और वो गणतंत्रवादी व्यक्ति थे। हालांकि उनका मत था कि गणतंत्र बनना चाहिए इटली में एक, वो सार्डिनिया के राजतंत्र के अंतर्गत नहीं चाहते थे, लेकिन हालात के हिसाब से उन्होंने समझ लिया कि अब जो है गणतंत्रवादी विचारों को त्याग करना पड़ेगा और सार्डिनिया के अंतर्गत ही विलय जो है वो हो सकता है और उसी में सबका भला है। तो उन्होंने अपने विचारों को परिवर्तित कर दिया और उन्होंने एक सैनिक टुकड़ी बनाई स्वयंसेवकों की, जिसका नाम रखा उन्होंने रेड शर्ट्स, और वो अपने स्वयंसेवकों की जो टुकड़ी थी उसको लेकर के दक्षिणी राज्यों के अभियान पर निकल पड़ा। और वहाँ की जो क्रांति परिषदें थी, जो लोकल वहाँ की लोग थे जो वहाँ पर इस प्रकार के संगठन बन गए थे जो विलय चाहते थे सार्डिनिया के साथ, उनके सहयोग से वहाँ के शासकों को भागने के लिए विवश कर दिया और जो है उन दोनों राज्यों पर, सिसिली और नेपल्स पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब गैरिबाल्डी ने सोचा कि जो है हम जो है रोम पर भी आक्रमण करेंगे और रोम पर आक्रमण करके उसको भी जो है अपने अंतर्गत ले आएंगे। गैरिबाल्डी ने एक काम और किया कि उसने अपने आप को सार्डिनिया के शासक का प्रतिनिधि घोषित कर दिया। अब अगर ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि रोम में जो पोप का जो शासन था वहाँ पर फ्रांस के सैनिक तैनात थे उनकी सुरक्षा के लिए, अब अगर गैरिबाल्डी रोम पर हमला करता तो उसको फ्रांस से उलझना पड़ता और ऐसी स्थिति में उसकी हार होने की संभावना ज़्यादा थी। तो इस स्थिति में काबूल ने फ्रांस के सहयोग से और फ्रांस की सहमति से रोम शासित क्षेत्रों से होते हुए अपनी सेना भेज दी दक्षिण राज्यों में, ताकि फ्रांस और गैरिबाल्डी का संघर्ष न होने पाए। तो जैसे उसने सेना भेजी तो गैरिबाल्डी ने उनको जो है कोई विरोध नहीं किया और दोनों राज्यों पर जो है सार्डिनिया का जो है शासन स्थापित हो गया और जनमत संग्रह के द्वारा उन दोनों क्षेत्रों को सार्डिनिया के साथ मिला लिया गया। तो गैरिबाल्डी जो है उसने किसी प्रकार का पूर्णतः इस कार्य में सहयोग दिया, उसने कोई विरोध नहीं किया। अब इसके बाद जो है रोम के जो आसपास के क्षेत्र थे, पोप के जो शासन के जो अन्य क्षेत्र थे, उन्होंने भी जनमत संग्रह के द्वारा स्वीकार कर लिया कि हमारा विलय भी जो है सार्डिनिया के साथ कर दिया जाए। तो अब रोम के अलावा वेटिकन सिटी और जो रोम का क्षेत्र था, इसके अलावा बाकी जो क्षेत्र था टोटल बीच का, वो सारा सार्डिनिया के साथ विलय हो गया। उत्तरी राज्यों का भी विलय हो गया, दक्षिणी राज्यों का भी विलय हो गया। अब 1861 में दो ही जगह बच गई। अब वेनेशिया जो आस्ट्रिया के कब्जे में था और जो बीच में पोप का जो राज्य था, ये दो यानी कि रोम और वेनेशिया को छोड़ करके बाकी पूरी इटली का एकीकरण हो गया। तो अब इन्होंने जो प्रतिनिधि थे इटली के राज्यों के, इन्होंने जो है जो सार्डिनिया का शासक था उसको ही नए इटली राज्य का शासक सम्राट घोषित कर दिया और एक नए इटली राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी। तो अब यहाँ तक का जो घटनाक्रम है, इसमें दो क्षेत्र बच गए हैं। अब जो नया घटनाक्रम होता है वो 1866 में होता है। तो 1866 में जब पर्शा जो है ये जर्मनी का भी इसी तरह जिस तरह इटली का एकीकरण हुआ है, इसी प्रकार से जर्मनी का एकीकरण पर्शा के नेतृत्व में, और जर्मनी में बहुत सारे राज्य थे, इसको हम नेक्स्ट बताएंगे। तो ये अभी तक जो है जर्मनी नहीं है, बल्कि जर्मनी भी एक जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है, जिसमें पर्शा सबसे महत्वपूर्ण है। तो पर्शा का जो चांसलर था बिस्मार्क, तो वो भी उसके अंतर्गत जो है वहाँ पर जो है ये जर्मनी का एकीकरण हुआ है। तो पर्शा ने भी जर्मनी का एकीकरण के जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत ही आस्ट्रिया के ऊपर जब हमला किया, तो इधर से जो है पहले से जो नियोजित उनकी प्लानिंग थी, इधर से सार्डिनिया ने हमला कर दिया आस्ट्रिया के ऊपर। और साडोवा में 1866 में भारी पराजय हुई आस्ट्रिया की और प्राग की संधि हुई, जिसमें वेनेशिया जो है सार्डिनिया को प्राप्त हो गया। दूसरी जो प्रोग्रेस है वो हम इसमें जर्मनी का जो एकीकरण बताएंगे उसमें बताएंगे। तो ये 1866 में इटली को जो है सार्डिनिया को यानी कि वेनेशिया भी प्राप्त हो गया। अब रोम का शासन बच गया। अब क्योंकि वहाँ पर जो है जो पोप का साम्राज्य है इटली के बीचों बीच, जिसमें रोम भी आता है, वहाँ पर फ्रांस के जो सैनिक हैं वो पोप की रक्षा के लिए तैनात थे।
तो अब फ्रांस के साथ उलझना जो है, क्योंकि फ्रांस ज़्यादा शक्तिशाली देश था, सार्डिनिया को उपयुक्त नहीं लगा, तो उसने इंतज़ार करना बेहतर समझा। तो 1870 में पूर्व नियोजित योजना के अनुसार जब पर्शिया ने फ्रांस पर हमला किया, तो फ्रांस ने रोम से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। तो जैसे ही फ्रांस ने रोम से अपने सैनिकों को वापस बुलाया, तो सार्डिनिया के जो शासक थे उन्हें अच्छा उपयुक्त अवसर लगा, उन्होंने फौरन से रोम पर कब्जा कर लिया और उसको नए इटली राष्ट्र की राजधानी घोषित कर दिया, और पोप का जो शासन था वो वेटिकन सिटी तक ही सीमित रह गया। अब ये तय पाया गया कि वेटिकन सिटी जो एक छोटा सा शहर है जिसमें पुरुष ही रहते हैं, तो वो वेटिकन सिटी तक ही पोप का साम्राज्य रहेगा, और बाकी जो पूरा क्षेत्र है जो रोम है उसको नए इटली राज्य की उसकी राजधानी घोषित कर दिया गया, और पूरा इटली का एकीकरण पूर्ण जो है, इटली का जो एकीकरण था वो पूर्ण हो गया इस प्रकार से। तो हमने आपको बता दिया कि किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ और इटली एक राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। तो मुझे उम्मीद है आप इस पूरी प्रक्रिया को समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ चीज़ें इसमें समझ में ना आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें आप भूल गए होंगे कब कौन सी घटनाक्रम हुए। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे कि कितना कठिन काम था और कितना मुश्किल काम था इटली का एकीकरण। लेकिन जब किसी काम की लगन होती है और जब राष्ट्र जो है राष्ट्रवादी विचार बढ़ते हैं और जो वास्तविक राष्ट्रवाद होता है, जब वो जो सबको साथ लेकर के चलता है और पूरा जो राष्ट्र का जो पूरी जनता है जब वो साथ हो जाती है, तो बड़े से बड़ी जो शक्तियां हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं, बड़े से बड़े विरोध भी समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो है इटली के एकीकरण में हुआ, क्योंकि वहाँ की जनता, पूरी जनता का सहयोग जो है वो राष्ट्र के रूप में मतलब स्थापित होने के लिए प्रयासरत था। पूरी जनता जो है वो प्रयासरत थी कि एक राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए, और जनता के सभी वर्ग जो है इसमें अपना योगदान दे रहे थे। तो ये जो है जो असंभव सा लगने वाला कार्य भी संभव हो पाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद के मुताबिक जैसा कि मुझे उम्मीद है, तो उम्मीद है कि आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करेंगे। वीडियो को आपने देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।